माननीय सदस्यगण, आपको स्मरण होगा कि 74 वर्ष पहले क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिनसे दोनों शहर नष्ट हो गए थे। इस त्रासदी में 3,55,000 लोग मारे गए तथा लाखों लोग घायल हुए, जीवन भर के लिए अपंग भी हो गए थे। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व भर में शांति और भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराने से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन रखेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 1 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। Mहोदय, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. आइटम नंबर 2 मुख्तार अब्बास आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन पटल पर रखें। आइटम नंबर 3 श्रीपद यशो नायक जी। अध्यक्ष जी, आगे टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 4 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in the revised list of business for today, 6 August 2019. आइटम नंबर 5 श्री अश्विनी कुमार चौबे अध्यक्ष जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against my name at serial number 6 in the today's revised list of the business. आइटम नंबर 7 श्री कृष्णपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। Respected sir, with your permission, I lay the paper shown against my name at serial number 8 of the revised list of business in the Lok Sabha on the table. आइटम नंबर 9 श्री नित्यानंद राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की सूची संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 26/8/2019 की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री अश्विनी कुमार चौबे। मैं आपकी अनुमति से डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे और डॉक्टर हिना गावित संसद सदस्य द्वारा ब्लड बैंक के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 397 के संबंध में 19 जुलाई 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और दूसरा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण को बताने वाले वक्तव्य हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 से 14 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा
इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहां लेकर आया हूं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2000 और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पास किए हैं। मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन की बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था, वो ये है that Jammu and Kashmir was an integral part of India and that Pakistan must vacate parts of the state under its occupation. The text of the resolution follows. ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब, जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा स्पीकर है, सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है आप बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा, आप चर्चा भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है महोदय। अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले वो। अच्छा ठीक है। अच्छा श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना। एक मिनट मेरे को, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले, एक मिनट मुझे सुनिए साहब। इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा नहीं, मैं आप गलत फहमी मत फैलाइए। मैं मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, मैं आप बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बात बोलने दीजिए मेरे को।
आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृह मंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये चीज आप इंटरनल है या ये बायलैटरल है, और आप ये क्या खुद कर सकते हैं, और अगले दिन क्या शिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा, ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब यात्रा बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है? आदिर रंजन जी, आपके नेता, आपको जब बोलना है पूरी बात बोलना। आदिर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है साहब। इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर में क्या है ऐसे ये बिल लेकर कैसे एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले 2 मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी, बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूं, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहे हैं। I want to be enlightened by you. I want the entire Congress party want to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलतफहमी मत करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत फैलाइए। नहीं, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय,
आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। जब आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए, पहले आप बैठ जाए, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज विराजे। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 से 370 एक सी में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल shall apply in relation of to that state, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है। उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बालू साहब को कुछ कहना? माननीय गैदी रंजन जी प्लीज, आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
के लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, मान्य सर प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, I think we are in a state of undeclared emergency. Probably. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you were in a hurry, the cart is before the horse. Your Home Minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of Parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and another chief minister, former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. माननीय सदस्य आप judgment. I am on a 5-member judgment. माननीय सदस्य आप विराजे। जब माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो। जब माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पे इश्यू उठाना, डिबेट शुरू हो चुकी। नो प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे। प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उस समय बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। प्लीज बैठ जाइए। आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर, आप भी बोल लेना। जिस भी माननीय सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना, अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज आपको डिबेट पर चांस दूंगा, आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प
और बिल मैं लेकर आया हूं, उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)D अनुच्छेद 370 के 1D का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास की है, जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे और इसका मतलब है कि 35 से चलेगा। और 367 और 370(1)D को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है, इसको सीज करने का एक प्रस्ताव, अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा, बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may specify. राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ, अरे बैठो तो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए। आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए। सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर्ड टू इन क्लोज 2 shall be necessary before the President issues such a notification। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371(D) इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर, ये शब्द प्रयोग किया है।
तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे, ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से 2 बार किया है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में 2 बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं, इतना जो हो हल्ला करे हो, इसका 2 बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 356(1)(b) इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है। ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल मान्यवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे जरूर देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है, ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, वितंडावाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप 2 चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है मान्यवर, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए। इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में 2 यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा, और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी, और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे, और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि 2 यूटी बनाए जाए, और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। जो पार्टियों ने लिस्ट दी है उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से 1-1 सेकंड यहाँ बैठने वाला हूँ, पूरा नोट करूंगा। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो श्री मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सदन में एकत्रित हुए हैं। ये जो विधेयक सरकार लेके आई है, ये जम्मू कश्मीर का जो सूबा है उसे खारिज करके 2 केंद्र शासित प्रदेश
एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मसौदा लेके आज ये सरकार सदन के समक्ष आई है। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लें, और मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये जो आधुनिक जम्मू और कश्मीर है, इस आधुनिक जम्मू और कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ। सन 1846 में जो पहली लड़ाई थी अंग्रेजों और महाराजा दलीप सिंह जी के बीच, वो लड़ाई खत्म हुई और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। और उस लाहौर की संधि में अंग्रेजों ने ये मांगा कि ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच जितनी जमीन है वो अंग्रेजों के हवाले कर दी जाए। उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए और उसके एक हफ्ते के बाद 16 मार्च 1846 को एक संधि और हुई, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। और उस अमृतसर की संधि के तहत जो ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच का इलाका था, वो 75 लाख रुपए की अवज में महाराजा गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दिया। और वो जो जमीन थी उसमें कश्मीर घाटी भी मौजूद थी। उससे पहले सन 1835 और 1840 के बीच महाराजा गुलाब सिंह की फौजों ने लद्दाख के ऊपर फतेह पाई, बाल्टिस्तान के ऊपर फतेह पाई, गिलगिट को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया। और इस तरह से ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से शामिल है, इस तरह से इस रियासत की संरचना हुई। 1846 से लेकर 27 अक्टूबर 1947 तक ये जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है वो चली। उसके बीच घटनाक्रम बदला और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब भारत की आजादी हुई तो 2 मुल्क बने, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा 562 राज्य, जिनको ये ऑप्शन दिया गया कि या वो भारत के साथ अपना विलय कर सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर सकते हैं। उनमें से कई रियासतों ने अपना विलय भारत के साथ किया, कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, पर 3 रियासतों को लेकर एक बड़ी संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न हुई और वो 3 रियासतें थीं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और मैं इस बात पे बाद में आऊंगा कि क्यों जूनागढ़ और हैदराबाद की परिस्थिति जम्मू कश्मीर से भिन्न है। 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, आजाद रियासत थी, महाराजा हरि सिंह उसके राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने वही पेशकश भारत को भी की थी, पर भारत ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी खुद जम्मू कश्मीर गए अगस्त 1947 में और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से ये वेदना की कि आप जम्मू कश्मीर का विलय
भारत में कर दीजिए। पर महाराजा हरि सिंह कुछ इंडिसिसिव थे, कुछ असमंजस में थे और परिस्थितियां लटकती रही। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबीलियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया और जैसे जैसे पाकिस्तान की फौजें और वो कबीलिए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे तो महाराजा हरि सिंह के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर देते, जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो पाकिस्तान के साथ कर देते। पर उन्होंने वो जो विकल्प था उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्सेस थी, जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को जो पाकिस्तान से आए कबीलिए थे और पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स थे, उनसे मुकाबला करने की हिदायत दी। और उन्होंने साथ साथ भारत सरकार से बात की और भारत सरकार को यह कहा कि आप हमारी मदद करो। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया और पंडित नेहरू ने भारत की फौजों को यह हिदायत दी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर पाकिस्तान की कबीलियों से लड़िए और पाकिस्तान की जो फौज है उसको वहां पे नस्ते नाबूद करके जम्मू कश्मीर को आप भारत में जोड़िए। जब पहली टुकड़ी फर्स्ट सिख रेजिमेंट की यहां सफ्दरजंग एयरपोर्ट से उड़ी, उसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय कर रहे थे। जब वो जहाज कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर के ऊपर मंडरा रहे थे तो उनको ये नहीं मालूम था कि श्रीनगर का जो हवाई अड्डा है वो कबीलियों के कब्जे में है कि भारत के कब्जे में है। वो जहाज वहां पे उतरे, उन्होंने मोर्चाबंदी की और भीषण लड़ाई के बाद जो कबीलिए थे और जो पाकिस्तानी फौज आई थी उनको खदेड़ा और 2 वर्ष वो लड़ाई चलती रही। इस बीच तो अगर जम्मू कश्मीर का विलय किसी ने भारत में किया था, जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने फौज भेजकर वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की थी तो वो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसने उस समय कदम उठाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया। और इस परिस्थिति में कुछ वायदे जम्मू कश्मीर के साथ भारत ने किए थे। वो वायदे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थे और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जब भारत और जम्मू कश्मीर की नेतृत्व में बातचीत शुरू हुई तो जुलाई 1952 में दिल्ली का करार हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। उसके बाद और उसके तहत 17 नवंबर 1952 को धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। उसी के बीच जम्मू कश्मीर ने अपने अलग संविधान बनाने की संरचना शुरू की। जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई और 31 अक्टूबर 1951 और 17 नवंबर 1956 के बीच जम्मू कश्मीर की वो संवैधानिक असेंबली मिली और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की संरचना की जो भारत के संविधान के साथ मेल खाता था पर साथ साथ समान अंतर भी था। और उसके बाद कई घटनाक्रम हुए। आखिरी में 24 फरवरी 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक करार हुआ। तो ये सारा इतिहास बताने की जरूरत इसलिए मैं समझी क्योंकि
एक विशेष परिस्थितियों में जब जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण हुआ था, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने घुटने टेकने की जगह, पाकिस्तान को चुनने की जगह ये फैसला किया कि उनका भविष्य एक धर्मनिरपेक्ष भारत में है, और उस विलय के संदर्भ में कुछ जो वायदे किए गए थे वो धारा 370, जम्मू कश्मीर का संविधान और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अडेप्टेशंस हैं वो उनमें शामिल है। अब ये जो विधेयक सरकार लेके आई है अध्यक्ष जी, इस विधेयक में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के हम 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अब जो धारा 3 है भारत के संविधान की, धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है, उस प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसके साथ आप राय मशवरा करेंगे। और ये प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया, ये कोई औपचारिक आर्टिकल नहीं है, इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि उस प्रदेश के लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। और आज एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है, और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशवरा करके, आफ्टर कंसल्टिंग योरसेल्फ, यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक त्रासदी है जो इस सदन में आज हो रही है, क्योंकि धारा 3 की जो स्पिरिट थी, धारा 3 की जो स्पिरिट है वो ये नहीं है कि संसद किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के अधिकारों को लेकर अपने आप से राय मशवरा करके और फिर उस सूबे की जो सरहदें हैं उस सूबे की सरहदों को या बदल दे या उस सूबे को 2 में तोड़ दे। ये धारा 3 भारत की संविधान ये नहीं कहती है। अब अगली धारा जिसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने किया, अध्यक्ष जी, अन्य सदस्य, अध्यक्ष जी प्लीज, आप अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आपको ही मौका देंगे, अध्यक्ष जी आपको ही मौका देंगे, अध्यक्ष जी विराजे अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी उसके साथ राय मशवरा किया गया था और ये चीज इस सदन के रिकॉर्ड में है, ये सदन के रिकॉर्ड में है। आप इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। संविधान धारा 3 के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशवरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। और आज अध्यक्ष महोदय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय,
1952 से लेके जब जब नए राज्य बनाए गए हैं या नए राज्यों या किसी राज्य की जो बाउंड्रीज है उनको बदला गया है, बगैर विधानसभा के विचार विमर्श के अलावा नहीं हुआ है। आज जो संवैधानिक त्रासदी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाकर उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर ये संसद अपने आप से राय मशवरा करके जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने जा रही है, ये संवैधानिक त्रासदी है। अब मैं धारा 370 पे जब आपकी बारी आएगी आप समझा दीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी आप समझा दीजिएगा, मैं बैठ के सुनूंगा। अब मैं धारा 370 पे आता हूं अध्यक्ष जी। धारा 370 I am not yielding, please sit down. हम भी ऐसे टिप्पणी करेंगे। अध्यक्ष जी माननीय गृह मंत्री जी ने आप पुस्तक में भी कंट्रोल करना सर। अध्यक्ष जी माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370(3) का जो प्रोवाइजो है उसको पढ़ा। मैं आपकी आज्ञा से उस 370 के प्रावधान को उसके प्रोवाइजो को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues a notification. ये प्रावधान अध्यक्ष जी इसलिए किया गया था कि धारा 370 को एक परमानेंस दी जा सके, और जैसे मैंने पहले कहा कि 25 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपना काम खत्म करके डिसॉल्व हो गई। और आज अगर आप ये पढ़ना चाहें कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब विधानसभा है, विधान परिषद है, और विधानसभा और विधान परिषद का मतलब ये संसद है क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये एक संवैधानिक त्रासदी। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं कि बगैर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनुमति के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। भारत के संविधान में सिर्फ धारा 370 नहीं है, धारा 371A से लेके I तक है, जो नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, आंध्रा को, सिक्किम को विशेष अधिकार देती है। तो आज जब आप धारा 370 समाप्त कर रहे हैं तो आप उन प्रदेशों को क्या संदेश भेज रहे हैं कि आज आप धारा 370 इस तरह समाप्त कर सकते हैं, कल आप धारा 371 भी इस तरह समाप्त कर सकते हैं। जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं, जो विशेष अधिकार उनको समय समय पर अलग अलग सरकारों ने दिए हैं, इसी तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा के उनकी विधानसभाओं का हक संसद में लेकर और यहां पे संसद अपने आप से बात करके कल को 371 को भी समाप्त कर सकती है। ये किस तरह का प्रेसिडेंट, ये किस तरह का संवैधानिक प्रेसिडेंट आप इस देश में कायम करने जा रहे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार ने इसको ठीक तरह से सोचा होगा। मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। आपने जम्मू कश्मीर को तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, पर जम्मू कश्मीर के संविधान का क्या होगा? जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, प्लीज सिट डाउन। अध्यक्ष जी
जम्मू कश्मीर आने सदस्य बैठे बैठे मत बोलिए, वो बोल रहे हैं उनको भी इसी तरीके से कर रहा हूं जैसे आपसे बोल रहा हूं। माननीय मनीष तिवारी जी के अलावा किसी का नोटेड नहीं हो। अध्यक्ष जी, मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूं, आप बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब आपने प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया, उस संविधान का क्या होगा? क्या सरकार यहां पे फिर उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेके आएगी? क्योंकि आपने, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि इस विभाजन के, इस बंटवारे के जो अलग अलग पहलू हैं और संवैधानिक पहलू हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने विचार ही नहीं किया इस विधेयक को लाने से पहले। मैं अब आखिरी 2 बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि पिछले 70 साल में तो हमने ये कई बार देखा है कि केंद्र शासित राज्यों को प्रदेश में बदल दिया जाए, पर शायद ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रदेश को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया जाए। और इससे, और संघीय ढांचे के ऊपर इससे बड़ा आघात हो नहीं सकता। और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि अपने भाषण में माननीय गृह मंत्री जी जरूर जूनागढ़ और हैदराबाद का जिक्र करेंगे, कल उन्होंने राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया था, और मैं ये बताना चाहता हूं कि जूनागढ़ ने पाकिस्तान से विलय करने का फैसला 15 अगस्त 1947 को कर लिया था। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने वो विलय स्वीकार कर लिया था, पर जूनागढ़ की जनता में आक्रोश था। वहां पे एक जन आक्रोश उभरा और फिर 25 फरवरी 1948 को एक जनशुमारी हुई, और उस जनशुमारी के तहत जिसमें 99% लोगों ने भारत के हक में मतदान किया, जूनागढ़ भारत का अंग बना। पाकिस्तान उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, पर इतनी भारी मत से, क्योंकि जूनागढ़ के लोगों ने फैसला किया था भारत में विलय करने का, तो पाकिस्तान का वो मत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खारिज कर दिया गया। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कुछ परिस्थिति हैदराबाद की भी थी, और हैदराबाद में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी जिस सरकार ने भारत की फौज को भेजा जब निजाम हैदराबाद ने वहां पे हथियार इकट्ठे करने शुरू किए थे। और अगर आज हैदराबाद, अगर आज जूनागढ़ और अगर आज जम्मू कश्मीर, सरदार पटेल का, अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए गृह मंत्री जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, सरदार पटेल के, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी, आखिर में ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हैदराबाद, अगर आज जूनागढ़ और आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री जुगल किशोर शर्मा जी, आपको भी बोलने का मौका देंगे माननीय सदस्य। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। साहब, आप अनुमति दे तो एक छोटी सी स्पष्टता मनीष जी की ओर से करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, 1 सेकंड भैया, पर 1 सेकंड बाद में उठाओ, बाद में उठाओ। छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। कांग्रेस पार्टी के ओर से चर्चा की शुरुआत, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किए कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। अध्यक्ष जी,
आप बोलना चाहते हैं पुनीश जी? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पक्ष में या खिलाफ में यूँ बोल दे दो लाइन। अध्यक्ष जी, एक अंग्रेजी की किताब है, अध्यक्ष जी, एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, दे आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, शायद गृह मंत्री जी कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने साफ तौर पे ये कहा कि बगैर जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुमति के आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। और अगर आप एक मिनट बैठ जाइए, अरे क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं गृह मंत्री का, क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, आप मेरे को जवाब देने दीजिए, अध्यक्ष जी, आप मेरे को जवाब देने दीजिए। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक विधेयक के प्रावधान से विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना चाहते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद पढ़ना चाहते हैं, तो ये संवैधानिक त्रासदी है। गृह मंत्री जी, मेरे को उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप मारन जी, दादा आपका जन्मदिन है, आज बैठ जाओ। श्याम बोल रहा हूं, बधाई आपको जन्मदिन की, जन्मदिन की बधाई, सारा सदन दे रहा आपको। Not getting a point of order, sir. Under Rule 229, read with 230, 231. Sir, when a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker, indicating the reason for arrest, detention or conviction as the case may be, and as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate schedule. Sir, just a minute, sir. Sir, I'm not reading 230, I'm reading 231. As soon as may be, the Speaker shall, after receiving a communication, refer in rule to 229 or 230, read it out to the session. The session is there. Sir, Mr. Farooq Abdullah, a member of this house, is missing. He's arrested. Sir, we have no intimation. The Home Minister is here. You as the Speaker should protect the members. You should be neutral. What is the state of Mr. Farooq Abdullah? चलो, जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सदस्य, आप बोलिए। सदस्य में एक मिनट, माननीय सदस्य, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिना किताब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलोगे क्या? हाँ, एक मिनट रुक जाए, ये जवाब मुझे देना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। नो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब मुझे देना, माननीय गृह मंत्री जी को नहीं देना, है व्यवस्था आपने मुझे दी है। हाँ दादा बोलो। मेरा कोई भाषण नहीं देना, कोई रूल नहीं है, बिना रूल के दादा। जो बोलना था मनीष तिवारी जी बोले हैं। मैं केवल इस बात से खुश हूं कि गृह मंत्री बोले हैं कि अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए, हाँ देंगे, तो वो स्पष्टीकरण देंगे, बिल्कुल देंगे। मेरा एक तो बहुत सीधा सवाल है, अभी नहीं, जवाब के बाद, नहीं, जवाब के बाद सुनिए, जवाब के बाद सर जवाब के बाद सर वो 4 बार उठ के बोले, दूसरे के, आप 6 बार उठ के बोलिए। एक बात बोले सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपकी पार्टी नहीं देगी तो मैं मौका आज पक्का, आपने मुझे एक ऐतिहासिक विधेयक पर बोलने का मौका जो दिया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जम्मू कश्मीर राज्य स्थित जम्मू लोकसभा का जनप्रतिनिधि हूं और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक और प्रस्ताव लाया है। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लाखों करोड़ों देशभक्त लोगों का सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है।
370 हो चाहे 35A हो, ये एक कलंक था जो नेहरू ने हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा था। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। तब राजा ने कोई शर्त नहीं रखी थी, पूर्ण विलय हो चुका था। तो ये 370 उसके बाद कहां से आई? ये किसने लाई? ये किसके कहने पर लाई गई? तो ये कांग्रेस बताए कि ये क्यों लाई गई और जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्यों इसको थोपा गया। अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर 370 सदन में जुगल जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। माननीय सदस्य आज जुगल जी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मेरे से पहले जो वक्ता कांग्रेस के मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ा है। मैं ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा है। ये जो आज पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज जहां अपोजिशन के सदन के लीडर जो हैं वो कह रहे थे कि वो पीओके का क्या होगा, पीओके हमें लेना है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, लेकिन पीओके दिया किसने था? कभी इसको भी जांच करिएगा और फिर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को जांच करना। अध्यक्ष महोदय जी, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर 370 को जम्मू कश्मीर पर थोपा और बाद में 35A को भी थोपा। अध्यक्ष महोदय जी, जब 370 संगठन में जोड़ी गई तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी इसको जुड़वाया था। अध्यक्ष महोदय जी, आखिर 370 ने जम्मू कश्मीर को दिया क्या? आज तक जम्मू कश्मीर को 370 ने दिया क्या? अध्यक्ष महोदय, 370 ने भारत के साथ दूरियां बढ़ाने का काम किया है, ना बिजनेस को बढ़ने दिया और बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और आतंकवाद बढ़ा। यही 370 ने दिया और 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की अगर बात करें, आज जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है यहाँ कोई कारखाना लगाने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, माता बहनों को भी कोई रोजगार नहीं मिलता और इसका कारण एक ही है कि कोई भी बड़ा कारखाना जम्मू कश्मीर में लगाने को तैयार नहीं, कारण वहां जमीन ही नहीं खरीद सकता। किराए की जमीन पर कब तक कोई कारखाना चलाएगा और क्यों चलाएगा? आखिर ये विचार करने योग्य बात है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और गरीबों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस आयुष्मान भारत स्कीम से भी वंचित रह जाते हैं। उन्हें दूसरे प्रदेशों में अस्पतालों में जाना पड़ता है। कारण यही है कि वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और कोई बड़ा अस्पताल खोलने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो छोटे मोटे अस्पताल वहां पर हमारे हैं भी, तो कोई वहां डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई कारखाना लगाने के लिए तैयार है, ना कोई अस्पताल खोलने के लिए तैयार है। और लगाएगा भी क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, उनको वहां पर पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो अपना घर वहां नहीं बना सकते, वहां पर कोई कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए कोई जम्मू कश्मीर में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये है दफा 370, ये दिया आज तक दफा 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों को। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार को भी लगाम लगाने के लिए कोई खास कानून जो है वो नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, विडंबना तो तब हो गई जब पिछले दिनों बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक जो एक बिल था जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लाया, और ये था सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10%
आरक्षण का बिल जो पार्लियामेंट में जब पास हुआ तो पूरे देश भर में दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई, सामान्य वर्ग के लोगों को भी इंसाफ मिला। लेकिन जम्मू के लोग मौजूद थे, जम्मू के लोगों में निराशा थी। क्यों कि जम्मू कश्मीर में ये जो कानून था वो लागू नहीं हो पाया। कारण 370 थी, क्योंकि वहां का अलग संविधान, और जब तक वहां की असेंबली इस कानून को पास नहीं करती तब तक ये आरक्षण बिल वहां पर लागू नहीं होता। इसलिए लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 से हटे, और जब कोई अच्छा कानून लगे तब उसे ले लेना, जब कोई अच्छा ना लगे तब उसे नहीं लेना, मन मर्जी, और कोई नियम वहां पर नहीं था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आतंकवाद है यह भी 370 की ही देन है, और आतंकवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, निर्दोष लोगों को मारा, देश के कोने कोने के जवान सैनिकों की शहादतें हुई। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो 370 की वकालत करते हैं, जब थी 370 तब क्यों आया आतंकवाद? आतंकवादियों की भी वकालत करते हो, 370 की भी वकालत करते हो। यही आप लोगों का चरित्र है। कोटा जैसे कानून को भी आप लोगों ने टिकने नहीं दिया, तो कैसे आतंकवाद खत्म होगा? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दफा 370 है इसने जम्मू कश्मीर को पिछड़े हुए प्रदेशों में ले आया। और जब हम नेताओं से इनसे पूछते हैं कि भाई आप दफा 370 35 जैसे को क्यों आप पकड़ कर रखे हो, तो कहते हैं, मुझे एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान है। तो महोदय, क्या करेंगे ऐसी अलग पहचान को? जो पूछने पर कि जम्मू कश्मीर की बेटी अगर दूसरे राज्य में ब्याही जाती है तो उसकी पहचान ही चली जाती है, यह है अलग पहचान, उसका रिश्ता ही खत्म हो जाता है। माँ बाप भाई बहन और कोई उसके रिश्तेदार नहीं रहते, और वो जम्मू कश्मीर की नागरिक भी नहीं रहती, और वो संपत्ति का अधिकार भी नहीं रखती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय, पिछले दिनों ही मेरे पास 2-3 बहनें आई, उन्होंने कहा किसी का शादी जो है वो पंजाब में और किसी की शादी जो दिल्ली में हुई थी, अकस्मात कोई घटना घटी, दुर्घटना घटी, उनके पति की डेथ हो गई, और जो ससुराल वालों का माहौल ऐसा बन गया कि उसे वापस जाना पड़ा। अब 2 बच्चों को लेकर जब जम्मू में वापस गई तो वहां का अधिकार ना वो वोट डाल सकती है, ना वहां की नौकरी ले सकती है, ना भाई बहन माता पिता उसको मकान दे सकते हैं। मतलब ये है अलग पहचान। तो मेरा कहना ये है, इसके साथ ही ये जो अलग पहचान वाली बात लोग करते हैं, मैं जहां बात करूंगा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ, दर बदर हो गए, आज तक बिखरे पड़े हैं। क्या दोस्त है कश्मीरी पंडितों का? यही कि वो भारत माता की जय कहते थे, और आज तक उनके पांव जो है वो नहीं लग पाए। आज आप कितनी सुविधाएं कश्मीरी पंडितों को दे दे सर, लेकिन अपनी जन्मभूमि कोई नहीं छोड़ता। महोदय, जब भगवान राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तो सोने की लंका को देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम जी, हम यही सोने की लंका जो है यहाँ पर ही अपना राजपाट करते हैं, जहाँ के राजा बन जाते हैं, और अयोध्या भरत को दे देते हैं। तो महोदय, हम सब जानते हैं कि उस समय राम जी ने कहा कि नहीं, हमारी जो जन्मभूमि है हम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जननी जन्मभूमि च स्वर्गापि गिरियसति, जननी जन्मभूमि च स्वर्गदापि गिरियसति, के जन्मभूमि हम सबसे प्यारी है, हमें सोने की लंका नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को आप जो मर्जी दे दें, लेकिन जब तक उनका पुनर्वास नहीं होगा उनको चैन नहीं आएगा, वो चाहते हैं हम। अध्यक्ष महोदय, 370 की आड़ में 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा था। डेवलपमेंट के नाम पर पैसा तो दिया जाता था, पर ये पैसा कुछ परिवारों तक ही पहुंचता था, लोगों तक नहीं पहुंचता था, गरीबों तक नहीं पहुंचता। गरीब गरीब ही रहा, वो उठ नहीं सका, और धारा 370-35 की वजह से कश्मीर राज्य जो है वो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ गया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में 370 नहीं है तो वहां क्या वो प्रदेश डेवलप नहीं हुए? महोदय, आज जिन प्रदेशों में 370 नहीं है वहां कारखाने भी हैं, वहां रोजगार भी है, वहां पर लोग खुश हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं, क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहता। महोदय, मैं थोड़ी सी बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की दुर्दशा जो है वो देखी नहीं जाती, उनके पास वोट डालने का हक नहीं है,
वो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, अपना मकान नहीं बना सकते, जमीन नहीं खरीद सकती। महोदय, उनका राशन कार्ड नहीं है। 70 वर्षों के बाद भी आज वो राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, उनके बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ सके और जीने को मजबूर है। अध्यक्ष महोदय जी, आज ये जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये जो जहां पर प्रस्ताव संकल्प और बिल लाया है, जम्मू कश्मीर की 150 लाख जनता जो है वो खुश है। अध्यक्ष महोदय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। महोदय जी, आज वो समय आया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में अमित शाह जी ने ये हिम्मत दिखाई और आज ये बिल जो है पास होने लगा है। मुझे लगता है कि उन महापुरुषों को भी शांति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आप मुझे इशारा कराएं, मैं ज्यादा बातें ना करता हुआ इतना ही कहूंगा कि ये आज एक इतिहास रचने वाला है। देश के करोड़ों लोग जो देशभक्त लोग हैं वो देख रहे थे कि कब वो दिन आए जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने और दफा 370 पता ना चले कि कहां गई और दफा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाएगी। इतने शब्द कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री ए राजा साहब, आप बालू जी बोलेंगे पहले। आपके नेता हैं बालू जी। Thank you very much, sir. The first time I have seen you, you were not smiling always, sir. Sir, my friend, the Home Minister, has brought a constitution amendment bill. Of course, it is a constitution amendment bill only. It should have been brought in working 368. That is what I have said previously. But at the same time, he is, whatever I speak, whatever I debate, he will debate with the great energy, because he can make mole into mountain, mountain into mole. Sir, I can point out the 5 judgment. AR 1970 SC 118 on 10/10/1968. The case is between Sambat Prakash versus State of Jammu and Kashmir. So the proviso for 373 should have been adopted by a resolution. In Rajya Sabha, what I heard from my friends, the bill was introduced. There was no resolution at that time. The proviso says, invariably, the proviso should have been adopted by a resolution, because State Assembly is not there. Yes. Later thought. I agree. But whatever it is, this particular resolution should have been adopted by the President. Then only the bill should have been introduced here. There or here. Is it not late? The President should have notified after the... Sir, sir, addressing my friend is not a sin, sir. It is all same. They are more comfortable with me, because you are stopping me. Don't speak, stop it. Listen. They are more comfortable. They are my friends only. They are not inimical to me. We were working together, sir. Don't worry about all this. We won't fight with them. They are very good friends. Of course, they are sweet enemies. No problem. Sir. When they are in trouble, we are helped them. Sir, they said, the judgment says like this. The first argument was that this article contained temporary provision. Yesterday, my friend was saying the temporary provision. Temporary provision which ceased to be effective after the Constituent Assembly convened for the purpose of framing Constituent of Jammu and Kashmir State had completed its task by framing the Constitution for that state. Reliance was placed on the historic background in which this article 370 was included,
in the Constitution to urge that the powers under this article were intended to be conferred only for the limited period until the Constitution of the state was framed, and the President could not resort to them after the Constituent Assembly had completed its work by framing the Constitution of the state. The background of the legislative history to which reference was made was brought to our notice by learned counsel by drawing attention to the speech of the then Minister of Home Minister, Mr. N. Gopalswamy Iyengar, when he moved the Constituent Assembly, Clause 306A of the bill, which now corresponds to Article 370 of the Constitution. It was stated by him that the conditions in Kashmir were special. The conditions in Kashmir were special and required special treatment. The special circumstances which the effort was made by him were, one, that there had been a war going on within the limits of Jammu and Kashmir state. That was a ceasefire agreed at the beginning of the year, and the ceasefire was still on. 3, the conditions in the state were still unusual and abnormal, and they had not settled down. 4, the part of the state was still in the hands of rebels and enemies, that our country was entangled with the United Nations in regard to Jammu and Kashmir, and it was not possible to say when would be free from the entanglement. This is what I want to quote first, sir. The second is para 5, sir. We are not, judges say, we are not impressed by either of these two arguments advanced by Mr. Ramamurthy. So far as a historical background concerned, the Attorney General appearing on behalf of the government also relied on its to urge the provisions of Article 370 should be held to be continuing in force because the situation that existed when this article was incorporated in the Constitution had not materially altered. And the purpose of introducing the article was to empower the President to exercise his discretion in applying the Indian Constitution while that situation remained unchanged. There is considerable force in this submission. That is what the judges say, sir. There is a considerable force in his submission. Sir, my question is, you are bringing a legislation, you are bringing a constitutional change. It's okay. As far as you are concerned, you are right. As far as we are concerned, that is not correct. Sir, you are not consulting the state legislature. You may say the state legislature is not in existence. Why this particular government, the then government, the same government which was in the last 5 years, they should have conducted the election, sir. During the Lok Sabha election, they should have conducted the assembly election also. But the will of that is what I suggest is, the will of the people is not reflected here. The will of the people will be truly reflected when there was an assembly. He may say, constitutionally it is correct, Rajya Sabha, Lok Sabha, they can pass resolution, send it to President, get back as a bill can be passed because they have got a brute majority. Only by virtue of brute majority, these bills are passed every day. My friend, Parliament Affairs, very shrewd Parliament Affairs, Mr. Smart Parliament Affairs Minister, he is producing 2 bills, 3 bills every day, sir. It is just like a production hall of bills. And you are also, my friend, Speaker also smilingly approve everything without any discussion. After discussion, how back discussion, no problem, sir. You are making use of that time. Sir, no, sir. So, अच्छा माहौल बन रहा है कि ज्यादा विधेयक पास हो रहे हैं। Holistically, everybody taking some. My friend Joshi is very shrewd. He is always in preparation. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे।